Hello everyone, my name is Dr. Amit Vas. Today we discuss lecture number 12.2 गामा फंक्शन। इससे पहली वीडियो में हमने बीटा फंक्शन को समझा, उसकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ एग्जांपल्स पे उसको अप्लाई किया। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल एक और वीडियो में लेंगे। अभी पहले गामा फंक्शन को जानना जरूरी है, क्योंकि बिना गामा फंक्शन के बीटा फंक्शन को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम पहले गामा फंक्शन को एक बार समझ लेते हैं, गामा फंक्शन क्या है, और फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। गामा फंक्शन ए डेफिनेट इंटीग्रल इन दी फॉर्म 0 to इन्फिनिटी। वहाँ पर मैंने तीन इंटीग्रेशन को समझा, क्योंकि मैं तो एक ब्रॉड एरिया के अंदर इस इंटीग्रेशन को अप्लाई करना चाहता हूँ, बीटा गामा फंक्शन को अप्लाई करना चाहता हूँ। पहला इंटीग्रेशन 0 to 1, दूसरा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, दिस इज द अनदर फॉर्म बीटा फंक्शन, एंड 0 to π/2। और जब 0 to π/2 की हम बात करते हैं तो 0 to 2π, 0 to π, 0 to π/4, क्योंकि साइन और कोस फंक्शन दोनों ही पीरियोडिक होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है, उसे हम 0 to π/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तीन इंटरवल मैंने वहाँ कवर किए, जिससे कि मेरा काफ़ी सारा एरिया कवर होने लगा। गामा फंक्शन में हमने कहा कि इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to इन्फिनिटी है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन साथ में आ गई है, e⁻⁻x। यानी अगर मेरे फंक्शन में कहीं पर भी e⁻⁻x और एक पोलिनोमियल आ जाए तो मैं गामा फंक्शन का यूज कर सकता हूं। स्टूडेंट ध्यान से सुनिए मेरी बात। e⁻−ax या e⁻x और साथ में एक पोलिनोमियल दोनों प्रोडक्ट में आ जाएं, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होता है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। क्योंकि मान लीजिए मुझे सॉल्व करना है 0 to इन्फिनिटी x⁴ e⁻−x और dx को, तो मुझे 4 बार आइलेट लगाना पड़ेगा। मैंने पढ़ा है आइलेट, 4 बार मुझे आइलेट लगाना पड़ेगा, और 4 बार आइलेट लगाने के बाद तब मुझे इसका आंसर मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x⁵ e⁻x और dx हो, तो अब तो मैं 4 बार आइलेट भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है, जो आपके सामने इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, उसमें से आइलेट लगाते हुए प्रॉपर्टी होती है कि जो पोलिनोमियल रहता है उसका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाना चाहिए, बट x⁵ का डिफरेंशिएशन खत्म नहीं होगा, तो आइलेट लगा करके भी मुझे आंसर मिलना बहुत मुश्किल काम है। तो स्टूडेंट, जब ऐसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बनाना चाहता हूँ, तो तब मुझे गामा फंक्शन की याद आती है कि मुझे अगर गामा फंक्शन लगाने को मिल जाए तो मैं जल्दी से आंसर निकाल सकता हूँ। कैसे? यदि e⁻−x x⁻n−1 हो dx के साथ, तो मैं उसे गामा n कह सकता हूँ। अब ये गामा n क्या है, कैसे उसकी वैल्यू आएंगी, कैसे उसको समझा जाएगा, उसी पर डिस्कस करते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा कि n का ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, यानी n इज पॉजिटिव नंबर। n कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, इंटीजर की बात नहीं कर रहा है, रियल नंबर पर काम हो जाएगा। रेशनल भी हो, इरेशनल भी हो, कोई भी नंबर होगा ये वैल्यू दे देगा, लेकिन n इज ग्रेटर देन 0, n पॉजिटिव होना चाहिए। प्रॉपर्टीज को समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, गामा फंक्शन 1 की वैल्यू 1 होती है। पहले इसको समझते हैं कि गामा 1 कैसे आ रहा है। तो चूंकि हमने समझा है कि जो गामा n होता है वो e⁻−x⁻n−1 और dx के बराबर होता है। अगर मैं n की जगह 1 रख दूं तो ये इंटीग्रेशन कुछ इस फॉर्म में बदल जाएगा, यानी ये होगा गामा 1 इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी e⁻−x, और चूंकि ये 1 हो जाएगा, और dx। मैंने तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ लिया है कि लिमिट इन्फिनिटी को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता, इसीलिए लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 0 to t e⁻−x अपॉन -1, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो तभी उसके बाद हम लिखेंगे ऐसे e⁻−x और dx। इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी e⁻−x अपॉन -1 और 0 to t, यानी लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी e⁻−t और +1। e⁻−इन्फिनिटी 0 होता है, यानी ये 1 के बराबर आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि गामा n की जो वैल्यू होती है, गामा 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 आती है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि गामा 1 के बराबर आता है। एक और प्रॉपर्टी को समझते हैं स्टूडेंट। प्रूव दैट गामा n+1
इक्वल्स टू एन गामा एन। अब स्टूडेंट आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी, मुझे इस प्रॉपर्टी को कहाँ यूज़ करना है मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहता हूँ और कहाँ पे यूज़ करना है, तो उसके लिए एक बार ध्यान से देखिए आप। मैंने कहा जब भी n एक रेशनल नंबर होगा p अपॉन क्यू की फॉर्म में, और नीचे मैंने कहा p इज़ ग्रेटर देन q। अगर p यानी ऊपर वाला बड़ा हो, नीचे छोटी वैल्यू हो, तो मुझे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहिए। कैसे समझाऊंगा अभी। जैसे मान लीजिए आपके पास है गामा में 5/2, खूब मिलता है आपको गामा में 5/2, 3/2, 11/2, 9/2, 7/2, बहुत सारी वैल्यू मिलती है। अगर मुझे 5/2 मिल रहा है तो ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो मैं इसे 3/2 + 1 लिख सकता हूँ। यानी इस प्रॉपर्टी को आप देखें तो ये n+1 हो गया है, और n+1 का मतलब है कि मैंने अभी कहा 3/2 गामा 3/2। अब मैं इसे फिर से सॉल्व कर सकता हूँ n+1 करके, यानी ऐसे मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा जो n गामा n है। लेकिन पहले इसे प्रूव कर लेते हैं। तो हमारे पास गामा n की डेफिनेशन होती है 0 to ∞ x⁻n -1 e⁻−x और dx। n को मैंने n+1 से रिप्लेस किया। अगर n को n+1 से रिप्लेस किया जाए तो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स मुझे इंटीग्रेशन करना है, लिमिट इन्फिनिटी में है, तो फिर से मुझे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की उसी डेफिनेशन को याद रखना पड़ेगा। t to ∞ 0 to t x⁻n e⁻−x और dx। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, दो फंक्शन मेरे पास हैं। पहला फंक्शन एक पोलिनोमियल है और दूसरा फंक्शन मेरे पास e⁻x है। यानी इस फंक्शन को अगर मैं पहला फंक्शन मान लेता हूँ तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन e⁻−x अपॉन -1, लिमिट है 0 to t माइनस, फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है n(x⁻n−1), फिर इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन e⁻−x अपॉन माइनस यानी प्लस हो जाएगा और dx, और फिर से पूरे का इंटीग्रेशन होता है और लिमिट हो जाएंगी 0 to ∞। यानी ये इंटीग्रेशन फिर से ऐसे हो गया है। स्टूडेंट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो जब मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा तो ये n और ये डेफिनेशन जिसे आप देख पा रहे हैं, ये पूरी डेफिनेशन, यानी इसे मैं लिख सकता हूँ 0 to ∞ x⁻n−1 e⁻−x और dx इक्वल्स टू n गामा n, यानी ये n गामा n हो गया है। अब मेरे सामने जो मेन इशू है वो ये है कि इसका क्या हुआ, फर्स्ट टर्म में क्या हुआ, मुझे इसको देखना है। तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो साइड में मैंने इसे रखा है। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये अगर t की जगह इन्फिनिटी रखा जाए तो t रखने से ये ऐसे आएगा और 0 रखने से वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 0 × इन्फिनिटी की फॉर्म है। अगर 0 × इन्फिनिटी की फॉर्म होती है तो मैं उसे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0/0 बना सकता हूँ। तो मैंने इसे t⁻n को ऊपर लिखा और e⁻t को नीचे लिखा। अब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया है। अब स्टूडेंट्स मेरे पास एक एल हॉस्पिटल रूल था। एल हॉस्पिटल रूल में मैंने ये पढ़ा कि ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग और नीचे का अलग हम कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर का डिफरेंशिएशन एक बार करूंगा तो n(t⁻n−1), फिर से t आ गया, फिर ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनाएगा, तो मुझे n टाइम ही एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। n टाइम जब मैं ऊपर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो फैक्टोरियल n आएगा, और नीचे के फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करूंगा तो e⁻t ही आएगा। t को मुझे इन्फिनिटी रखना है, ये 0 हो जाएगा, यानी इस टर्म की जो वैल्यू है वो 0 हो गई है। तो इसीलिए मैंने उसे हटा दिया है, उसकी वैल्यू 0 हो गई और ये n गामा n हो गया। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि n+1 गामा में इक्वल होता है n गामा n। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कहाँ पे यूज करते हैं स्टूडेंट, फिर से बताता हूँ, जब रेशनल नंबर होगा p/q की फॉर्म में और p बड़ा q छोटा होना चाहिए, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 7/2 है गामा में, मैं गामा में 7/2 को चाहता हूँ तो मैंने n+1 की फॉर्म में उसे बना लिया, यानी 5/2 गामा 5/2। गामा 5/2 को फिर से लिखा जा सकता है 3/2 + 1, यानी 5/2 3/2 गामा 3/2। अब 3/2 को फिर से 1/2 + 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है।
तो अब ऊपर वाला छोटा हो गया है, तो गामा में 1/2 की वैल्यू प्रूफ करेंगे, अभी रूट पाई होती है, उसकी जगह मैं रख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ पाई। यानी मैंने ये समझ लिया कि अगर 11/2 की वैल्यू मुझे निकालनी हो तो 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2, गामा 1/2 और गामा 1/2 इज रूट पाई, मैं उसकी जगह रख सकता हूँ। यानी मैंने ये समझ लिया कि अगर p बड़ा और q छोटा होता है तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके कैसे अपनी वैल्यू को निकाल सकता हूँ। अब मान लीजिए मैंने रेशनल नंबर के लिए तो पढ़ लिया, बट अगर गामा n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, n इज पॉजिटिव इंटीजर, ये जो n है पॉजिटिव इंटीजर है, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाए तो मुझे कैसे प्रॉपर्टी को यूज करना है, गामा n इक्वल्स टू n-1 का फैक्टोरियल या फिर गामा n+1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल n। समझते हैं कैसे। अभी अभी हमने प्रूफ किया कि जो गामा n+1 होता है वो n गामा n होता है। अगर मैं यहाँ पर गामा n कर दूँ तो फिर तो ये n-1 गामा n-1 होना चाहिए, यानी मैं एक और कम कर सकता हूँ। मैंने जो कॉन्सेप्ट समझा वो ये है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे होती है उसमें से मैं 1 माइनस करके इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैंने ये समझ लिया है, मैंने उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए गामा n को n-1 की फॉर्म में लिखा। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर मेरे पास n-1 हो तो फिर तो मैं इसे n-2 गामा n-2 लिख सकता हूँ। यानी ऐसे ही जब मैं लिखता जाऊँगा तो गामा में कहीं 3 आ जाए तो उसे मैं 2 गामा 2 लिख सकता हूँ, और कहीं गामा में 2 आ जाए तो उसे मैं 1 गामा 1 लिख सकता हूँ, और गामा 1 तो 1 होता है, यानी ये वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये समझ आया कि ये वैल्यू n, n-1, n-2 अप टू एंड सो ऑन 3 to 1 की फॉर्म में होगी, और मैं इसे फैक्टोरियल n कहता हूँ। तो इसका मतलब जो गामा n है वो n-1 का फैक्टोरियल या फिर गामा n+1 फैक्टोरियल n हो जाता है। जहाँ पर भी पॉजिटिव इंटीजर होगा हमें इस डेफिनेशन को यूज़ करना चाहिए। तो जैसे कहीं पर भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है तो मैं उसको लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, कहीं गामा में मुझे मिल जाए 11 तो मैं कहूँगा फैक्टोरियल 10। अगर गामा में 6 मिला तो कहूँगा फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 10 यानी फैक्टोरियल 10 को हम समझते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सेम फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 4 3 2 और 1 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, अभी तक मैं इंटीग्रेशन में जो गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी थी वहाँ पर e⁻x आ रहा था, लेकिन अगर यहाँ e⁻ax हो जाए, अगर e⁻ax हो जाए तो क्या करना होगा, यानी गामा n अपॉन a⁻n अपॉन में आता है, वही n पॉजिटिव इंटीजर है। मैंने तो गामा फंक्शन की इस प्रॉपर्टी को पढ़ा है। अगर मैं ये लेकर के चलूँ तो मैंने क्या किया, उसी प्रॉपर्टी में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी ax की जगह पर मैंने t रखा, फिर तो x इक्वल्स टू t अपॉन a हो जाएगा, यानी dx इक्वल्स टू 1 अपॉन a इंटू डी टी। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर x 0 है तो t भी 0 हो जाएगा, और x अगर इन्फिनिटी को टेंस करता है तो इसका मतलब t भी इन्फिनिटी को टेंस करेगा। यानी मैंने x का रोल ख़त्म करके लिमिट को t में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारी जो लिमिट्स होंगी वो 0 टू इन्फिनिटी ही हो गई, e⁻−t हो जाएगा इसकी जगह पर। x को मैंने t अपॉन a माना है तो t अपॉन a हो जाएगा n-1 और इंटू 1 अपॉन a इंटू डी टी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 1 अपॉन a की पावर n-1 यहाँ से आएगी, n-1 यहाँ पर आ रही है, और अगर हम देखें तो यहाँ से भी मेरे पास a आ रहा है अपॉन में, तो टोटल मिलके n हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻−t t⁻n-1 और dt। यानी इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि 1 अपॉन a⁻n, और इसे गामा n लिखा जा सकता है, यानी गामा n अपॉन a⁻n। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, कोई भी कांस्टेंट अगर यहाँ आ जाता है तो मुझे
ए टू दी पावर एन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, बार बार हमें यूज़ करना होगा। इनको हम क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। एक ही डेफिनेशन है, बस हमें उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में देखिए आप, इस क्वेश्चन में ई टू दी पावर माइनस रूट एक्स आ गया है, तो मुझे तो वहाँ पर ई टू दी पावर माइनस एक्स चाहिए। इसका मतलब रूट एक्स को कोई दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने एक्स की पावर 1/2 को टी मान लिया है। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, हमेशा टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रखना है। एक्स डिपेंडेंट होना चाहिए और जो डिपेंडेंट होगा उसको फंक्शन फ्री करना है, यानी एक्स को मैंने टी स्क्वायर की फॉर्म में बना लिया। फिर तो डी एक्स की वैल्यू 2t dt हो जाएगी, यानी मुझे एक्स और डी एक्स की जगह पर ये वैल्यू रखनी होगी। सेम एक्स को रिमूव करने के लिए, उसका रोल ख़त्म करने के लिए उसकी लिमिट को भी कन्वर्ट करना होगा। यदि x 0 है तो t 0 हो जाएगा, और x अगर इन्फिनिटी है तो t भी इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे ही मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किया तो x की जगह पर, यानी x की पावर 1/4 थी, तो उसकी जगह पर t स्क्वायर आ गया है, उसकी पावर 1/4, और e टू दी पावर माइनस टी और 2t dt सिंप्लीफाई किया 3/2 हो गया है, +1 और -1 यानी 5/2 -1 e टू दी पावर माइनस टी और dt हो गया है 2 गामा 5/2, और 5/2 को लिखा जा सकता है 3/2 1/2 और √π, यानी 3√π/2 इज द आंसर। ऐसे हम आंसर को निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन में देखूं तो यहाँ पर x की पावर 4 को मुझे t मानना पड़ेगा। अगर x की पावर 4 t के बराबर हो जाएगा तो फिर x इक्वल्स टू टी की पावर 1/4। सिमिलरली इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ एस टी आ गया है, यानी सीधे सीधे ए एक्स वाली फॉर्म मुझे लगानी पड़ेगी। ए एक्स वाली फॉर्म लगा करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। सेम क्वेश्चन मैंने उसी टाइप का इसको भी लिया है, तो ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गामा फंक्शन का यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, चूँकि गामा फंक्शन मुझे सॉल्व करना आ गया है, तो उसी की वजह से बीटा और गामा में चूँकि मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया कि बीटा कैसे निकल रहा है, तो मैं और कुछ क्वेश्चंस को भी यूज़ कर सकता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं स्क्रीन पर, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी और ले रहा हूँ आपके सामने कि अगर मुझे गामा में -1/2 की वैल्यू निकालनी हो, या गामा में -3/2 की वैल्यू निकालनी हो, या गामा में -5/2 चाहिए, तो कैसे निकाला जा सकता है। मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, गामा n+1 बराबर n गामा n होता है, यानी अगर गामा में मैं n की जगह -1/2 रख दूं तो इसमें 1/2 यहाँ पर भी रखा जाएगा, n की जगह भी रखा जाएगा और n यहाँ भी रखा जाएगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू कुछ ऐसी आ गई है, और गामा में 1/2 √π होता है, यानी -1/2 की वैल्यू ऐसी हो जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे गामा में 3/2 की वैल्यू चाहिए, तो फिर से मैंने उसी फॉर्मूले का यूज़ किया, n की जगह -3/2 रखा, हर जगह पे 3/2 आएगा। इसकी मुझे वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको मैंने लेफ़्ट में रखा, बाकी चीज़ों को राइट में रख दिया है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी मैं ऊपर अभी निकाल चुका हूँ, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, जिससे कि गामा -3/2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। सेम मैं गामा 5/2 अगर निकालना चाहूँ तो गामा 5/2 निकाल सकता हूँ। n की जगह मैंने फिर से -5/2 रखा, -5/2 मतलब इसकी मुझे वैल्यू चाहिए, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। 3/2 ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ गामा में, उसकी वैल्यू को मैंने रखा, यहाँ पर गामा की वैल्यू -5/2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके गामा की इन वैल्यू को निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटीग्रेशन में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, और फिर हमारे पास जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि बीटा और गामा में रिलेशन मुझे समझ आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट प्रूफ हम उसके अंदर प्रूफ करेंगे कि गामा 1/2 की वैल्यू √π जो मैं भी यूज़ कर रहा था वो कैसे आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर के। तो दोनों ही रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन और गामा 1/2 की वैल्यू √π कैसे आती है, दोनों को हम समझेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।